हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे साइंस इंस्टीट्यूट क्लासेज में आप सबका। आज की हमारी क्लास ईवीएस की क्लास है और ईवीएस के से पहले हमारी 2 प्रैक्टिस सेशन हो चुके हैं और आज की हमारी तीसरी ईवीएस की प्रैक्टिस सेशन है। तो इससे पहले हमने 92 क्वेश्चन करा चुके हैं मात्र 2 ही क्लास में। आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो चलिए आज यहाँ से हम 93 क्वेश्चन से अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी मेरी आने वाली जो भी क्लास है आपको समय से मिलती रहे। और सीटेट कब होगा इसके लिए मैंने एक वीडियो आप सबको बना दिए हैं। तो चलिए अपने क्लास पे हम आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज के लिए जंगल। तो देखिए, जंगल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, जंगल के बारे में जंगल के बारे में कथनों पर विचार करना है। जो जंगल के बारे में कौन से कथन सही है। तो देखिए, कुडुक भाषा में तुरांग का मतलब जंगल होता है, यानी झारखंड। कुडुक कहाँ है कि है झारखंड के। तो इसका तुरांग का मतलब क्या होता है, जंगल। उसके बाद है बी है, झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से तय करते हैं कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। यानी जंगल के बारे में है कि झारखंड में क्या कहते हैं, जो पंचायत होती है वो लॉटरी के माध्यम से तय करते हैं। तो क्या ये दोनों कथन सही है। उसके बाद है सी, जंगल के अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों तक जंगलों में रह रहे हैं। और मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों में जुड़े हुए हैं। तो इनमें से कौन से कथन जो हैं वो सही है। तो देखिए, जंगल का अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्ष तक नहीं, 15 वर्ष नहीं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सी क्या है, सी हमारा गलत है। जो सी है, सी हमारा गलत है। तो जिसमें सी है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम गलत काट सकते हैं। तो सी हमारा गलत है। तो देखिए, सी इसमें है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। फिर सी इसमें है, उसके बाद ए और बी और ए और डी बचा है। तो उसके बाद हम बी को देख लेते हैं और उसके बाद डी को देखते हैं कि मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल से जुड़े हुए हैं। तो ये बातें सही है। मिजोरम के लोग में क्या है, उसमें जो मिजोरम है वो लगभग 3/4 में जंगलों से जुड़ा हुआ है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। तो इसका आंसर को कौन सा हो जाएगा, तो 4, यानी आंसर 4 यानी ए और डी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 ग्राम प्रति मिलीलीटर घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए, इसका क्या होगा, इसका हमारा आंसर इसका 44 होगा, 144 ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सांप के बारे में। देखिए, सांप से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हमने सांपों के लिए एक बहुत क्लास करा चुके हैं। आप लोग उस क्लास को ईवीएस का क्लास है उसको आप लोग देख सकते हैं। सीरियल वाइज हमने क्लास वाइज सारी क्लासें सारी टॉपिक पहले करा चुके हैं। सांपों के बारे में कौन से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कौन से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। क्या कहना है सांप के बारे में, गलत। जैसे ही गलत आएगा वहाँ पे हमें ध्यान देना होगा और ऐसे क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखना होता है। तो देखिए, इसमें आपको वे अपने भोजन शिकार को पूरा निगल जाते हैं। सब क्या कहते हैं, अपने भोजन और शिकार को पूरा निगल जाते हैं। हाँ, तो ये तो सही है। वो अपने भोजन शिकार को पूरा क्या कहते हैं, वो निगल जाते हैं। सांप के दांत नुकीले होते हैं, सांप के दांत नुकीले होते हैं, सही है। जहरीले सांप को डसने वाले दांत होते हैं, यानी जो जहरीले सांप होते हैं उसके डसने के लिए दांत होते हैं। हाँ, सांप के खोखले दांत होते हैं, ये सही है। वो अपने शिकार को चबा कर खाते हैं। तो वो चबा कर नहीं खाते हैं, वो क्या करते हैं, वो सीधे निगल जाते हैं। तो इसका राइट आंसर इसमें नहीं पूछा है तो निगेटिव का यानी गलत का भाई गलत, यानी तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा पहला ही हो जाएगा, पहला नहीं चौथा हो जाएगा कि वो अपने शिकार को क्या करते हैं, वो चबा कर खाते हैं। ये गलत है तो हमसे गलत ही पूछा है। उसके बाद
कांसा। कांसा यानी ब्रिज एक मिश्र धातु है। कांसा किसका मिश्र धातु है? जिसे पिघलाकर बनाया जाता है। तो कांसा ये कितना बार ये शिफ्ट में आया क्वेश्चन है। ये जो कांसा है टिन और कॉपर का है। किसका है ये? टिन और कॉपर का कांसा मिश्र धातु है, टिन और कॉपर का। उसके बाद है निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में। देखिए हाथियों से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। हाथियों के लिए भी हमने क्वेश्चन करा चुके हैं, और जो लोग नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी अपडेट हो आपको सही से मिलते रहे। 3 महीने का जो हाथी का वजन होता है वो लगभग 100 किलोग्राम का होता है। जो 3 महीने का जो हाथी का वजन होता है, 3 महीने का बेबी का कितना वजन होता है? 100 की क्या सही है? तो ये देखिए ये गलत है। हाथी का जो वजन होता है वो क्या होता है? वो ये 3 महीने का वो 100 kg का होता है या 200 kg का होता है। तो इसमें 100 दिया है लेकिन वहाँ पे हमारा 100 नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्ते खा लेता है। जो वयस्क का हाथी होता है ये क्या करता है? एक दिन में 200 किलो नहीं, वयस्क हाथी एक दिन में 100 kg ही पत्ते खाता है। और जो हाथी का 3 महीने का हाथी का बच्चा का वजन होता है 200 किलोग्राम का। तो ये दोनों हमारा ए और बी हमारा गलत है, दोनों गलत हो गया। तो इस तरीके से देखिए जिसमें ए और बी है, इसमें बी है ना, ये गलत हो जाएगा। इसमें ए और बी है तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें ए है ना, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारे पास बचा कौन सा? तो ऑप्शन 4 बचा, यानी सी और डी। अब यहाँ से हम इस क्वेश्चन को नहीं भी पढ़े फिर भी इस क्वेश्चन का हम आंसर कर दे। इस तरीके से अपने क्वेश्चन को आप सब आंसर दे सकते हैं। यानी जो हाथी है वो बहुत अधिक आराम नहीं करता है, ये बातें सही है। 2 से 4 घंटे ही सोते हैं और हाथी कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। उसके बाद है ए और बी कथन पे विचार करना है। मनाली में ढालू छत वाले मजबूत बांसों के खंभे पे बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। जो मनाली है उसमें क्या होता है? जो ढालू छत वाले जो क्या है मजबूत बांस के खंभे पे बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर। या मनाली में बारिश बहुत अधिक होती है और बर्फ़ भी पड़ते हैं। ये 2 कथन हमारा हो गया, एक ए और एक बी। उसके बाद ऑप्शन में है कि ए गलत है परंतु बी सही है। ए गलत है लेकिन बी सही है। ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत हैं। ए सही है परंतु बी गलत है। तो देखिए जो मनाली है, देखिए मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। तो ये तो हमारा कथन सही है, बारिश होती है ज़्यादा, बर्फ़ भी पड़ते हैं। लेकिन मनाली में जो ढालू छत वाले बांस के खंभे बने होते हैं, नहीं, बांस के घर असम में बने होते हैं। तो हमारा ये ये तो गलत है ही, ये गलत है, लेकिन जो हमारा बी है वो सही है। तो देखिए इसमें जो हमारा ऑप्शन ए है कि ए गलत है परंतु बी सही है, तो हमारा राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। उसके बाद 99 क्वेश्चन है। कथन से आपके एग्जाम में देखने को मिलता ही है। हर ईवीएस हो, चाहे आपके मैथ हो, चाहे सीटीपी हो, चाहे हिंदी हो, आपके हर एक में हर 30 क्वेश्चन में आपको एक एक कथन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो उसको इस तरीके से आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है कि दाब लगने पर गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। कारण आर कह रहा है कि जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरायनों का स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। तो कह रहे हैं कि दाब लगाने पर, तो ये दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जाता है, क्योंकि दाब से ही गैसों को भरा जाता है और उसको यानी इकट्ठा किया जाता है। और आ रहे हैं कि किसी गैस पर दबाव लगते हैं तो गैसीय कणों के बीच में अंतरायी स्थान जो होता है वो कम हो जाता है। तो ये भी दोनों सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा दूसरा है कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ना ए की भी सही व्याख्या कर रहा है। तो हमारा राइट आंसर 2 हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों से भी क्वेश्चन आता है। पौधे के लिए भी हम प्लांट का भी एक क्लास करवा चुके हैं। यानी अगर आप हमारे क्लास को अगर थ्योरी देख लेते हैं तो आपको यही क्वेश्चन आता है, यहीं से आप एग्जामिनर घुमा कर ऑप्शन से घुमा देता है, क्वेश्चन वही रहता है। तो आप लोग बस उस क्लास को अटेंड कीजिए, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन सही होते चले जाएंगे। भोजन का उत्पादन और भंडारण करना। पौधे क्या करते हैं? भोजन का उत्पादन करते हैं, भंडारण करते हैं। या पौधे को शक्ति और
सहारा देते हैं। पौधा क्या करता है, पौधे से कार्य क्या होता है, वो पौधे को शक्ति और सहारा देना। उसके बाद पौधे के अन्य भागों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना, और तने का मुख्य कार्य है, जो तने का मुख्य कार्य क्या है, जल और खनिज का स्थानांतरण करना। उसके बाद ऑप्शन देखते हैं कि केवल बी और सी, केवल ए और बी, और ए और बी सी तीनों सही। तो देखिए इसके बाद हम पहले एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। ये कह रहा है कि भोजन का उत्पादन और भंडारण करना। पौधे का काम क्या है, भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, ये पौधे का काम नहीं है। तो ये हमारा जो ए है वो हमारा गलत हो जाएगा। तो अब देखिए सीधाबाजी, आप एक ही क्वेश्चन जानते हैं, उसके बाद नहीं जानते तो मान लीजिए देखिए ए है ना, ए वाला जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। केवल ए जो ऑप्शन है इसमें गलत है, ये भी, तो इसमें भी ये है। उसके बाद बी को देखना है, बी और सी को। अब केवल बी या देखिए या बी या सी को, तो देखिए बी पौधे को शक्ति और सहारा देता है। पौधा क्या करता है, शक्ति और सहारा देता ही है, तो हमारा बी जो है सही है। उसके बाद सी, पौधे के अन्य भागों को जड़, तो सी, बी और सी दोनों सही है, तो केवल बी और सी हमारा यानी राइट आंसर 1 होगा। उसके बाद 101 क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी हो सकती है। विधियाँ पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी कौन सी हो सकती है, चौक एवं टॉक विधि, व्याख्यान विधि, या भूमिका निर्वहन विधि, या कहानी सुनना। तो देखिए ईवीएस में, देखिए ईवीएस में या किसी में हमें बच्चों को व्याख्यान नहीं देना है, बच्चों को व्याख्या नहीं देना है, लेक्चर नहीं देना है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा गलत, जिसमें बी है वो हमारा गलत हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास बचता कौन सा है, ए और बी, इसमें भी बी है तो ये भी गलत। बताइए एक ही ऑप्शन व्याख्यान विधि हमारा नेगेटिव है, लेक्चर नहीं देना है, क्योंकि प्राइमरी क्लास के बच्चे को आप लेक्चर नहीं दे सकते हैं। तो इस आधार पे हमारे पास ऑप्शन बचता है 3, ए और सी। 102 क्वेश्चन पे आते हैं। एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक विद्यार्थियों को उनकी मम्मी का वर्णन करने वाली कविता लिखने को कहती हैं, और पम्मी अपनी कविता पढ़ती हैं, और मेरी मम्मी मीठी हैं जैसे मिष्टी दोई। कुछ विद्यार्थी मिष्टी दोई का अर्थ नहीं जानते हैं। तो यदि आप पम्मी के अध्यापक हैं तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए कि आप टीचर हैं, आप अपने एक विद्यार्थी को बोले कि मम्मी का वर्णन करने वाली कविता लिखने को कह रहे हैं आप उसको, तो पम्मी अपनी कविता पढ़ती हैं, मेरी मम्मी मीठी है जैसे मिष्टी दोई। तो उसमें मिष्टी दोई का अर्थ कुछ बच्चे नहीं समझते हैं, तो उस समय आप क्या उसको कर सकते हैं, खुद को देखिए, अपने से देखिए, उसके बाद वो आपका जो आंसर है सही मिल जाएगा। विद्यार्थियों को मिष्टी दोई लगा कर खिलाएंगे, आप बच्चे को मिष्टी दोई लगा कर खिलाइएगा नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। उसके बाद विद्यार्थियों को मिष्टी दोई का अर्थ स्थानीय भाषा में बताएंगे, और बताइए बच्चों जो हैं उसको क्या मिष्टी दोई का अर्थ स्थानीय भाषा में, जो उसका जो लोकल लैंग्वेज है उसमें बताइएगा, तो हाँ इसमें बताना होगा आपको। उसके बाद और देखिए कि विद्यार्थियों को मिष्टी दोई लगा कर दिखाएंगे, नहीं। मिष्टी दोई कैसे बनती है ये समझाएंगे, नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों को मिष्टी दोई का अर्थ स्थानीय भाषा में आप उसको बताएंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या की विशेषता है। प्राइमरी लेवल पे एक अच्छा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या की कौन सी विशेषता हो सकती है। मान लीजिए आप ईवीएस के टीचर हैं, तो आप ईवीएस के अध्ययन के लिए कौन सी एक अच्छी विशेषता है। तब विद्यार्थियों को नए उत्पादों के आविष्कार में लगा देंगे। प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं तो प्राइमरी क्लास के बच्चे के लिए आप आविष्कार में थोड़े लगा सकते हैं। ज्ञान अर्जित करने पे कि नहीं तुम सब ज्ञान अर्जित करो, केंद्रित करो, नहीं। विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशलों का विकास, हाँ, बच्चे में सामाजिक भावनात्मक कौशल का विकास आप कर सकते हैं। विद्यार्थियों को जीविकापार्जन में सहायता करना, नहीं। अभी विद्यार्थियों को आप जीविकापार्जन में सहायता नहीं कर सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है 3 है,
विद्यार्थियों के सामाजिक भावनात्मक कौशल को विकास करना। जब आप खुद से जो कर देखेंगे किसी भी क्वेश्चन के आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। उसके बाद है पर्यावरण अध्ययन में समूह चर्चा कराना चाहिए, इससे सार्थक अर्थ का ज्ञान निर्माण होता है। यानी जो पर्यावरण अध्ययन में समूह चर्चा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ग्रुप में डिस्कशन। और कौन सा कथन इस तथ्यों की सर्वोत्तम व्याख्या है, तो डिस्कशन करना है बच्चों के साथ। आप बच्चों के डिस्कशन के लिए कौन सा एक अच्छा होगा जिससे बच्चे का जो है सही उसका ज्ञान का निर्माण हो। तो उसके बाद देखिए सामाजिक संपर्क के माध्यम से अधिगम सरल हो जाता है। सामाजिक संपर्क से नहीं, आप प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं तो उसमें आप क्या करेंगे। उसके बाद विचार और अनुभव एक दूसरे से साझा किए जाते हैं। हाँ, बच्चे को देखिए, बच्चे जितना अपने थॉट, विचार, अपने अनुभव, अपनी एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ साझा करते हैं तो वो ज़्यादा सीखते हैं। तो हमारा दूसरा सही होगा। उसके बाद प्रत्येक बच्चा अपनी राय व्यक्त करने के हेतु स्वतंत्र हैं, ये भी सही है। प्रत्येक प्रतिक्रिया को बिना आलोचना स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक प्रतिक्रिया को बिना आलोचना स्वीकार किया जाता है। तो सर्वोत्तम जो इसमें सबसे अच्छा है कि विचार और अनुभव दूसरे के साथ साझा किए जाते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद 105 क्वेश्चन देखते हैं। किसी पर्यटक नीचे दिए गए अनुसार वर्णन किया गया। मैं एक गांव में हूँ, भारी वर्षा यहाँ की सामान्य विशेषता है। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे आपको घुमा कर पूछ रहा है। आप देखते होंगे कि असम में ज़्यादा बारिश होता है। तो असम का एक गांव हूँ, भारी वर्षा, और यहाँ के अपने गाँव के लोग ने अपने घर बांस के खंभों पर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पे बनाते हैं। यह घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं और इन घरों की छतें होती हैं ढालू। तो इस गांव में क्या होना चाहिए, किस गांव में होना चाहिए, ये गांव कहाँ, किस राज्य में होना चाहिए। तो आप जब तक से किसी भी टॉपिक का जो थ्योरी जब अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं तो आपको इंस्टीट्यूट ऐसे ही क्वेश्चन घुमा को देगा। तो देखिए आप भी जानते हैं कि असम में बारिश ज़्यादा होती है, असम में बारिश ज़्यादा होती है और असम में 10 से 12 फुट के ऊंचे पे लोग अपना मकान बनाते हैं और वहाँ पे भारी वर्षा भी होती है। और उसके बाद वहाँ के घर क्या होते हैं, बांस के खंभों से बने होते हैं। तो क्या इस तरीके से हमारा आंसर सही नहीं होगा, यानी असम में ही ना ऐसा होता है। तो आप लोग जाइए, जाकर देखिए, मैंने सारे टॉपिक एकदम सीरियल वाइज सब ईवीएस की क्लास करा चुका हूँ, वहाँ से देखिए। आपको हो सकता है कि फिर इसको घुमा के पर्यटक स्थल या कुछ ऐसे आपको घुमा फिरा के देखिए इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, दिन पर दिन इसका लेवल बढ़ाते चल जा रहा है। उसके बाद बस ये सोचिए कि आपको क्वेश्चन कैसे पकड़ना है, बस आप जान जाए आपका इंस्टीट्यूट निकल जाएगा। यह एक सामाजिक चिंता का विषय है कि भारत में बहुत से शहरों में मलजल अब भी मशीनों द्वारा साफ किया जाता है, मैला धोने वाले के द्वारा हाथ से सफाई की जाती है। सबसे अच्छी सुविधा है निजी कंपनियों के स्वामित्व में है। ये सामाजिक एक चिंता है कि जो मलजल होता है और भारत में अभी भी क्या होता है। तो देखिए अभी भी जो मलजल हैं, जो मैला धोने वाले के द्वारा हाथ से सफाई की जाती है, ये बहुत ही एक चिंता का भी विषय है। तो इसका राइट आंसर 2 होगा। उसके बाद 107 पोचमपल्ली से कई बार क्वेश्चन आते हैं। पोचमपल्ली को आप लोग ध्यान रखिए। पोचमपल्ली लोक चित्रकला का जो विशेष रंगों से बनाई जाती हैं एक चित्र है या स्टाइलों का जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्यामितीय नमूने होते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन ये दोबारा आ गया है, यानी एग्जामिनर इंस्टीट्यूट में ये दोबारा क्वेश्चन आया हुआ है, सोचिए। तो इसका राइट आंसर 2 होगा। ये 2 बार आ गया तो पोचमपल्ली से आएगा ही आएगा आपको। तो इसके लिए भी हमारी वीडियो बन चुकी है। उसके बाद देखिए 108 नीचे दिए गए कथन पे विचार करना है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। वहीदा प्रिज्म क्या है, भारतीय नौसेना में वो क्या हैं, डॉक्टर हैं। या वहीदा प्रिज्म एक बहुत छोटे गांव से है और उनकी पढ़ाई से सरकारी विद्यालय में हुई है। उसके बाद वहीदा प्रिज्म पहली महिला हैं जिन्होंने एक परेड की कमान संभाली। वहीदा प्रिज्म मेडिकल अफसर हैं
और रोगियों को दवा ही देती हैं, कौन से कथन सही है? तो देखिए वहीदा प्रिज्म से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है और वहीदा प्रिज्म के लिए मैंने एक क्लास आप लोग को जल्द से इसके लिए एक बना दूंगा, इससे आपको बाहर कहीं नहीं आएगा। तो देखिए वहीदा प्रिज्म यहाँ से मेडिकल रोगियों को दवा नहीं देती है, सबसे पहले ये बात है कि वो रोगियों का दवा नहीं देती है। तो डी, तो हमारा डी जिसमें है वो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आप नहीं भी जानते हैं तो आप लोग केवल आंसर नहीं लगा सकते हैं, मतलब ये 90% आपको ये ऐसा ऑप्शन सही ए और बी सी। तो इससे देखिए एक भारतीय क्या है, ये नौसेना में एक डॉक्टर हैं और वहीदा प्रिज्म छोटे से गांव है और उनकी जो शिक्षा है कहाँ से हुई है, तो वो सरकारी विद्यालय से हुई है। और वहीदा प्रिज्म पहली महिला है जिन्होंने एक परेड की कमान संभाली, यानी ए बी सी तीनों ये कथन सही है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है? अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए कौन सा? तो इसमें ऑप्शन 2 यानी रॉकेट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद 110 लोग गांव से शहरों और कस्बों की ओर स्थानांतरित होते हैं। लोग क्या कर रहे हैं कि गांव से शहरों और कस्बों की तरह, तो बेहतर स्वच्छता तथा खुली जगह के लिए जा रहे हैं, बेहतर गुणवत्ता की वायु तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, कि बेहतर रोजगार के अवसर तथा शैक्षिक सुविधाओं के लिए, कि बेहतर गुणवत्ता जल तथा सामाजिक नियमों के लिए। तो गांव से लोग शहरों की ओर क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उनको बेहतर रोजगार मिले तथा शैक्षिक सुविधा मिले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। 111 पे चलते हैं। हम शहरी क्षेत्र में ये देखते हैं कि अधिकांश कुएं जो लगभग 40 वर्ष पूर्व पानी भरने के लिए उपयोग किए जाते थे अब सूख गए हैं, और इन कुओं में पानी के सूखने के नीचे दिए गए संभावित कारणों पर विचार कीजिए। अब देखिए यहाँ से कह रहा है कि कुआं कैसे सूख गया, तो इसको तो देखिए कोई भी कुआं का उपयोग करना नहीं चाहता है क्योंकि सभी घरों में टोटियाँ लगी हुई है। क्या ये कथन सही है? यानी कोई भी कुआं का उपयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि सबके घर में नल लग गया। लोग विद्युत मोटर द्वारा भौम जल का खींचना पसंद कर रहे हैं, यानी लोग क्या कर रहे हैं अपने मोटर से भौम जल यानी जो भूमि की जो जल है उसको खींचना पसंद कर रहे हैं। उसके बाद पेड़ कुआं और आसपास की ज़मीनों को अब सीमेंट से कोलातार द्वारा ढक कर वातावरण को साफ बना दिया गया। उसके बाद जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं, उन स्थानों पे ऊंचे भवन देखे जा सकते हैं। तो सही उत्तर कौन सा? ए बी सी है, बी सी डी है, ए सी और डी है, या ए बी और डी है? तो देखिए इसमें सबसे पहले आप पहले ऑप्शन को देखिए। पहले ऑप्शन में आप देखिएगा कि कोई भी कुआं का उपयोग नहीं करना चाहता क्योंकि सभी के घर में टोटियाँ लगी हुई हैं। तो देखिए ये जो कथन है ये गलत है। अब देखिए जब हमारा ए गलत है तो देखिए मात्र एक ऑप्शन से आप सारे क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। ए इसमें है ना, ये गलत, इसमें ए है ना, ये भी गलत, इसमें भी ए है तो ये भी गलत। हमारे पास ऑप्शन बचा कौन? 2, बी सी और डी। बस इस तरीके से हमारा राइट आंसर हम निकाल सकते हैं। उसके बाद भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे को किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो जो कद्दू के पौधे को किस में, तो ये हम विसर्पी लताएं के रूप में कद्दू के पौधे को वर्गीकृत कर सकते हैं। कद्दू क्या होती है? तो विसर्पी लता होती है। उसके बाद तेलखंड क्षेत्र की फुर्ती, जो तेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली है, जो एक तेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली है तो कैसी है? तो वो है संबाग नृत्य। पे एक क्लास हम आप लोग को बना देंगे। नृत्य की शैली कैसा है? तो स्वांग है। उसके बाद घर में बच्चों से धीरे धीरे खाने के लिए एवं अच्छी तरह चबाने के लिए कहा जाता है। इसका सबसे उपयुक्त क्या है? यानी जो भी घर में बच्चा है उसको धीरे धीरे खाने के लिए या अच्छे तरह से चबाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? धीरे धीरे खाते हैं और उसको अच्छी तरीके से चबाते हैं। ये हमारे घर में भी बताया जाता है या हम भी बताते हैं। तो देखिए वो कम खाते इसलिए आपको धीरे धीरे खाना चाहिए, या उनके दांत सुरक्षित रहते हैं, वे खाते समय पानी नहीं पीते हैं, उनका भोजन का पाचन सही ढंग से होता है, तो सही विकल्प चुनाएं। इसके बाद हम नीचे आते हैं कि हमें विकल्प कैसा दिया है? ए बी, बी और डी, ए बी और डी, केवल डी। तो देखिए हमें धीरे धीरे खाना चाहिए
तो क्योंकि कम खाते हैं नहीं, इससे हमें ये हमारा गलत है। क्या हमारे दांत को सुरक्षित रहते हैं? नहीं। चलिए हमारा ये भी गलत गया। उसके बाद क्या खाते समय पानी नहीं पीते? ये भी नहीं। तो देखिए मान लीजिए कि इसमें से आप एक ही या दो ही क्वेश्चन को आप जानते हैं, तो देखिए इसके आधार पर मान लीजिए कि ए है ना, ए इसमें है तो ये गलत हो जाएगा, ए इसमें है तो ये भी गलत हो जाएगा। बी उनके दांत सुरक्षित रहते हैं, बी है तो ये भी। उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होता है, तो देखिए इसमें हमारे पास बच गया कौन सा ऑप्शन? हमारे पास डी बच गया। तो जो इसका राइट आंसर है वो केवल डी, यानी 4, ऑप्शन 4 आंसर। उसके बाद सड़कों पर सर्वोच्च वर्ग ने अधिकतर 6 पथ या अधिक का होता है, क्या कहलाते हैं? जिन सड़कों पर सर्वोच्च वर्ग में 6 पथ या उससे अधिक होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम एक्सप्रेसवे बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेसवे। 116 देखते हैं। निम्नलिखित में से पहली हल कीजिए। सिर पर मेरे ताज हैं, सुंदर नाच दिखाता हूँ, सुंदर पंखों पर नाज है, मैं क्या हूँ? तो देखिए सिर पर मेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ। सुंदर नाच कौन दिखाता है? तोता दिखाता है? नहीं। फाख्ता दिखाता है? नहीं। बतख दिखाता है? नहीं। सुंदर नाच हमारा मोर दिखाता है। और ये क्या करता है? ये सिर पे मेरे इसके ताज भी होते हैं और सुंदर पंखों पर नाच भी होता है, तो मैं क्या हूँ? तो मोर हूँ। इसका राइट आंसर 4। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है और यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इससे बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा। विटामिन तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है, क्योंकि यानी जो विटामिन तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि उनके केवल कृत्रिम संप्रेरक द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? नहीं। इनकी कमी के अभाव से विविध प्रकार के रोग हो जाते हैं? नहीं। मनुष्य में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है विटामिन? हाँ, विटामिन की आवश्यकता कम होती है। और ये सभी खाद्य पदार्थों के महत्वपूर्ण घटक हैं? नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, कि ये मनुष्य को कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, विटामिन एवं खनिज। उसके बाद 118 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एक अंतर अनुशासनिक विषय है? तो यह पर्यावरण के सभी पहलुओं को समझ के लिए विभिन्न विषय के ज्ञान को एकत्रित करता है कि यह विविध रूपों से अवधारणाओं में शामिल करने वाला एक अंतर अनुशासनिक क्षेत्र है? या तीसरा ऑप्शन सी, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण में होने वाले अंतर क्रिया का क्षेत्र है। यह जैविक और जीवोत्तर घटकों के मध्य परस्पर आश्रितता एवं अंतर क्रिया करने वाला क्षेत्र है। या ई, यह उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय की पूर्व तैयारी है। यानी जो कह रहा है कि कौन से कथन स्पष्ट करता है कि जो हमारा पर्यावरण अध्ययन है यानी ईवीएस एक अंतः अनुशासनिक विषय है। उसके बाद हम ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन में ए है ए बी सी, 2 में है बी सी और डी, और 3 में है सी डी, और 4 में है ए बी और ई। तो देखिए जो हमारा ए है यह पर्यावरण के सभी पहलुओं को समझने के लिए विभिन्न विषयों के ज्ञान को एकत्रित करता है। हाँ, हमारा जो भी है क्या है वो इंटीग्रेटेड है, यानी एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ये हमारा सही है। उसके बाद यह विविध रूपों से अवधारणाओं को शामिल करने के लिए एक अनुशासनिक क्षेत्र है, ये भी सही है। उसके बाद हमारा सी है कि यह जैविक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण में होने वाली का अंतःक्रिया का क्षेत्र है। तो ए और बी सी, देखिए जिसमें ए और बी सी और मिल जाएगा वो हमारा सही होगा। ए और बी जिसमें है, ए अगर आपको ए बी ही आता, मान लीजिए ए बी आ रहा है तो इसमें ए बी नहीं है, इसमें भी ए बी नहीं है, इसमें ए बी है लेकिन ई है। तो देखिए ये उच्च प्राथमिक कक्षाओं का विज्ञान नहीं, ईवीएस उसमें नहीं, उसके विषयों का पूर्व तैयारी नहीं है। ए बी और सी, तो राइट इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद है 119 से, पर्यावरण अध्ययन में धीम आधारित पद्धति सहायक होती है। तो ये होते हैं ज्ञान को संपूर्णता को अर्जित करने के लिए। उसके बाद 120 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन
सतत एवं समग्र मूल्यांकन की एक ही प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। पाठ तथा साल के अंत में होने वाले आकलन या सीखने के बजाय सीखे गए का आकलन। हाँ, तो जो ईवीएस है हमारा क्या है, सीखने के बजाय, जो ईवीएस है सीखने के बजाय सीखे गए का आकलन है, या यह रचनात्मक रूप से सीखने के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। तो देखिए ये अवसर उपलब्ध कराना, यानी ये हमारा जो सी है तो ये हमारा सही है। तो देखिए जिसमें सी है वो हमारा तो सही होगा। और बी में देखना है कि डी, ये सीखे गए बजाय तो देखिए यह सीखने के लिए बजाय सीखे गए का आकलन नहीं है, यह सीखे गए के बजाय सीखने के लिए आकलन है। तो इसको आप लोग सी और डी, तो इसका राइट आंसर आपको 3 हो जाएगा। इसको कंटिन्यू कीजिए। ईवीएस में सीसी का अर्थ क्या होता है, सीसी यानी सीसी का मतलब कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो देखिए सीसी का अर्थ क्या होता है, वो ईवीएस में सतत एवं संचयी मूल्यांकन, या संचयी एवं संज्ञानात्मक मूल्यांकन, या व्यापक एवं संचयी मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो देखिए सीसी का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं। तो इसमें है कि पर्यावरण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी, परिभाषाएं और विवरण प्रदान करता है, यानी जो पर्यावरण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी, परिभाषा और विवरण प्रदान करता है। तो देखिए हमें परिभाषा पे जोर नहीं देना है, हमें क्या करना है, हमें परिभाषा पे जोर नहीं देना है। तो देखिए ये जो हमारा पहला ऑप्शन है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो देखिए जिसमें ए है, मान लीजिए कि पहला में ए है तो हमारा ये गलत हो जाएगा, दूसरा में, और उसके बाद सी में भी नहीं है, 4 में है ए, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा गलत हो गया। उसके बाद हम देखते हैं बी, मौजूदा पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशील विकसित करना। हम ईवीएस में बच्चों को हमें संवेदनशील यानी सेंसिटिव बनाना है, तो बी हमारा सही है। तो जी बी सही है। उसके बाद सी देखते हैं कि परिवेश से अंतःक्रिया करके सम ज्ञानार्जन करने की स्थितियाँ बनाना, तो सी भी हमारा सही है। उसके बाद डी देखते हैं कि पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की कुशलता का विकास, हाँ तो ये भी है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा बी और सी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ताकि जो भी आपको क्लास है वो आपको समय से मिलती रहे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, पर्यावरण अध्ययन में संप्रत्यय के रूप में पर्यावरण सम्मिलित करता है, यानी पर्यावरण अध्ययन में संप्रत्यय के रूप में पर्यावरण सम्मिलित करता है। तो भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण, या जैविक पर्यावरण, या भौतिक पर्यावरण, या सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण या सामाजिक सांस्कृतिक, या जैविक, या जीवन क्रम में तंत्र सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको दूसरा हो जाएगा कि जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, ये हमारे पर्यावरण में शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबह स्कूल बस का इंतजार करते समय मोना अपने बेटे जयेश को आज आयोजित होने वाली पर्यावरण अध्ययन परीक्षा के लिए तथ्य और परिभाषाएं पूछ रही थी। सुबह में स्कूल बस का इंतजार करते समय मोना ने अपने बेटे जयेश को, यानी आज जो आयोजित होने वाली जो पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा होने वाली थी, तो वो क्या करिए कुछ तथ्य पे और परिभाषाएं पूछ रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा जयेश के सीखने में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी सीखने की सबसे बड़ी बाधाएं हैं, यानी बच्चे को एग्ज़ाम हो रहा है और ईवीएस की एग्ज़ाम होने वाला है, तो तथ्य और परिभाषाएं पूछना। तो देखिए ये कौन सी बाधाएं हो सकती है, मान लीजिए तो आप लोग अपने से देखिए कि खुद पे उस किसी भी टॉपिक को खुद पे अप्लाई कीजिए। जिससे ऐसा करने से मोना जायज़ की सहायता करी है, क्योंकि दोहराने से जायज़ तथ्य और परिभाषाओं को अच्छी तरह याद कर लेगा। देखिए हमें किसी भी विषय में हमें बच्चे को याद नहीं करवाना है। मान लीजिए कि इसमें क्या करना है, हमें बच्चे को दोहराने से तथ्य को याद नहीं करवाना है, लेकिन इसमें है कि सहायता करे, क्योंकि दोहराने से जायज़ तथा परिभाषाओं को अच्छी तरह से याद करेगा। फिर
ऐसा करके मोना जयेश की सहायता कर रही है ताकि तथ्य को परिभाषा और सुबह सुबह के समय अच्छी तरह से याद किया जा सकता है। ये भी सही है। उसके बाद है सी, ऐसा करके मोना प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण कर रही है। ऐसा करके मोना प्रक्रिया कौशल विकसित कर रही है। देखिए अभी बच्चे का क्या है, बच्चे का एग्जाम आयोजित हो रहा है, तो उस समय बच्चे को क्या, अगर जैसे उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उस समय बच्चे को अच्छी तरह से कुछ परिभाषा याद करेगा, तो उस समय बच्चा का यहाँ पे याद करना यहाँ पे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय बच्चे का क्या है, बच्चे का एग्ज़ाम है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4, यानी ए और बी। ए में भी देखिए ए में इसका सही है, बी भी सही है, क्योंकि अभी बच्चे का आयोजित परीक्षा होने वाला है, इसलिए ये ए और बी हमारा दोनों ऑप्शन सही हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पौधे के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान कीजिए। पौधों के संदर्भ में, तो पौधे भूक्षरण को रोकते हैं, ये सही है कि गलत है? पौधे क्या कहते हैं, भूक्षरण को रोकते हैं ना, मिट्टी की कटाव को रोकते हैं, तो ये सही है। उसके बाद मृत एवं सूखी पत्ती उर्वरक एवं कीटनाशकों बनाने के लिए उपयुक्त होता है। मृत एवं सूखी पत्ती उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने के लिए उपयुक्त होता है, नहीं, तो ये हमारा बी गलत है। तो देखिए जैसे अगर बी गलत हो गया तो हम इस ऑप्शन को छाप सकते हैं, पहला दूसरा ऑप्शन खत्म। उसके बाद सी और डी में देखते हैं, पशु पौधे को आश्रय प्रदान करते हैं। पशु पौधों को क्या कहते हैं, आश्रय प्रदान करते हैं, नहीं। उसके बाद सी भी गलत, तो सी से हमारा ये सी खत्म हो गया। उसके बाद हमारा ए और डी ऑप्शन बच गया, यानी पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिसमें कुछ खाए जा सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा 4 हो जाएगा, ए एंड डी। इस तरीके से हम अपने सही आंसर पे हम पहुंच सकते हैं। और आप लोग जब भी एग्ज़ाम देने जाइए तो एकदम अच्छे से किसी भी क्वेश्चन को पहले अच्छा से पढ़ना सीखिए, उसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन है वो सही से उसको पकड़ सकते हैं। पौधों के भाग तथा उनके कार्य भूमिकाओं को नीचे बताया गया। सबसे उपयुक्त कथन कौन है, पौधों के भाग तथा उनके जो कार्य है, यानी उसको जो भूमिका है उसको नीचे बताया गया है। तो पौधे जल की पत्ती से जोड़ते हैं, फल परागण में सहायता करते हैं, फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं, पत्ते पौधे के ऊपरी भाग को सहायता देते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा कि फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं, क्योंकि सबसे उपयुक्त कथन यही हमारा है कि इसको नीचे बताया गया है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 127, ईवीएस की पाठ्य पुस्तक का उद्देशित क्या है। जो हमारी ईवीएस की जो पाठ्य पुस्तक है उसका क्या है, वो बाल केंद्रित हैं, यानी चाइल्ड सेंटर। तो देखिए हमारी शिक्षा किस पे जोर देता है, बाल केंद्रित पे, तो हमारा ए सही है। तो देखिए उसके बाद है शिक्षक केंद्रित। शिक्षक जो है इस पर कभी नहीं, शिक्षक केंद्रित नहीं है हमारा। जो आज का जो हमारा जो पाठ्य पुस्तक है किस पे है, तो वो बाल केंद्रित। तो देखिए जिसमें बी है उस ऑप्शन को आप गलत कर सकते हैं। उसके बाद विषय केंद्रित, हाँ विषय केंद्रित पे है कि नहीं, तो ये भी गलत। तो हमारा सी भी गलत है, तो इसमें सी है। उसके बाद अब केवल ए हो रहा है। उसके बाद सामुदायिक केंद्रित, तो सामुदायिक केंद्रित हमारा सही है। तो हमारा बच गया कौन सा ऑप्शन, ए और डी। तो इसमें किस में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में ए और डी इसका राइट आंसर। उसके बाद कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भोजन पढ़ाते हुए रुक्मणी ने विद्यार्थियों को एक लोकप्रिय भोजन चाट खिलाया और उसने विद्यार्थियों से उसके स्वाद का वर्णन करने तथा चाट में प्रयोग की गई सामग्री का अनुमान लगाने को कहा। यह उपागम निम्नलिखित में किस प्रक्रिया के कौशल को विकसित करने में सहायक है। यानी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को क्या किया गया, कक्षा 4 का विद्यार्थी उसमें से उन लोगों को चाट खिलाया गया और उसमें से जो भी उसमें सामग्री डाली गई उसको खाने के बाद उसका अनुमान लगाने के लिए किया गया। तो उसमें क्या करी, वो सैद्धांतिक कौशल करी है, नहीं। वो प्रायोगिक कौशल करी है, नहीं। व्याख्यान करी है, नहीं। वो क्या करी, वो ऑब्जर्वेशन स्किल का वो विकास करी, यानी वो अवलोकन कौशल, यानी वो बच्चे में
अवलोकन करने की क्षमता कितनी है, उसका विकास वो कर रही है। उसके बाद देखिए जब विद्यार्थी विषय क्या तैरता है, क्या डूब जाता है, दिए गए क्रियाकलापों को संचालित करते हैं, तब उनमें से किन कौशल का विकास होता है। जब विद्यार्थी विषय क्या तैरता है और क्या डूब जाता है, विषय क्या है, क्या तैरता है, क्या डूब जाता है, तो इस पर चर्चा हो रही है। तो इसमें कौन से विकास होगा, प्रेक्षण खोज चर्चा करने की नहीं, साक्षात्कार करने की नहीं, उसमें बचेगा साक्षात्कार नहीं, प्रश्न करना, सहयोग ये नहीं होगा, प्रेक्षण, अभिलेखन, विश्लेषण या व्याख्या तो करना ही नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 3। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 3 होगा कि प्रेक्षण, अभिलेखन और विश्लेषण का वो चर्चा करिए कि क्या तैरता है और क्या डूबता है। इस तरीके से फिर हमारा है 130 प्रश्न है कि राधा एक ईवीएस की अध्यापिका है और दिवाली पर अपने घर पूरी बना रही है और जिसकी बेटी गीता को यह आश्चर्य हुआ कि पूरी तलने पर फूली क्यों। राधा को यह शिक्षक होने के नाते क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि जैसे कि राधा एक ईवीएस की शिक्षक है और दिवाली पे अपने घर क्या बना रही है, पूरी बना रही है, और उसकी बेटी है गीता, वो कह रही है कि पूरी तलने पे फूल क्यों जाती है। तो मान लीजिए कि आप शिक्षक हैं, तो आप किसी भी रोटी को तली हुई रोटी फूल जाता है, उसको आप लोग क्या कहेंगे, उसको किस तरीके से समझाने की कोशिश करना चाहिए। तो उससे कहे कि अब पानी के अणु भाप में बदल जाते हैं और इस तरह से घनी भाप के कारण जो पूरे है वो फूल जाते हैं, और या उससे इस तरीके अन्य फूलने वाली खाने की वस्तु जैसे चपाती के बारे में सोचने को कहेंगे और इसका कारण खोजने को कहेंगे। या उसके बाद ऑप्शन 3 है कि उससे उसका कारण सोचने और समझने को कहे कि तेल में तलने पर पूरी क्यों फूल जाती है। या डी उससे यह दिखाए कि चावल पकाने के दौरान चावल के बर्तन को ढकने वाली थाली भी ऊपर उठती है, उससे ऊपर उठने का कारण पूछे। तो देखिए हम उसको क्या करेंगे, उसको बी है कि उससे इस तरह का जो फूलने वाली खाने की वस्तु है चपाती है उसके बारे में सोचने को कहे और इसका कारण जानने को कहे। तो हमारा इसमें जो बी है वो सही है। तो देखिए बी किस में है, बी तो तीनों में है। उसके बाद है सी, उससे कारण सोचने को समझने के तेल में पूरी क्यों फूल जाते हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा, तो सी नहीं होगा। उसके बाद डी उसे यह दिखाए कि चावल कैसे, तो ये भी देखिए अगर देखेगा तो उसको जल्दी से ऑब्जर्व करेगा। तो हमारा बी और जो डी है वो हमारा ऑप्शन सही है। तो ये है 4 में हमारा बी और डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 131, कक्षा 4 के पाठ बदलते समय विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वो अपने दादा दादी से संवाद करें और उनसे उनके बाल्यकाल के विषय में जाने, और यह उपागम किस पे निर्भर करता है। तो अपने दादा दादी से बात करने पे, उसे मौखिक इतिहास पे, उस पर चर्चा का उपागम उस पर निर्भर करता है, ये हमारा मौखिक इतिहास पर। उसके बाद है कैंप में शाम के दौरान नाइमा अपने विद्यार्थियों से उनके कमरे साफ करने के लिए झाड़ू लगाने को कहती है, और मनी कहता है कि मेरी दादी कहती है कि अगर हम सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाए तो हम गरीब हो जाएंगे, नाइमा को क्या करना चाहिए। तो मनी से यह कहे कि अगर हम शाम को घर में झाड़ू लगाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये कहना है नहीं। मनी से कहे कि जहाँ हम रहते हैं उस जगह को साफ रखना चाहिए, इसलिए झाड़ू लगाना चाहिए, ये भी नहीं। उसके बाद मनी से पूछे कि क्या उसने यह देखने के लिए अगर सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाया जाए तो क्या होता है, कभी झाड़ू लगाया है, नहीं, हम ऐसा भी नहीं कर सकते। मनी से कहे कि वो झाड़ू लगाकर इस बात की जांच करके क्या ऐसा करके क्या वो गरीब हो जाता है, हम उसको क्या करेंगे, मनी से कहेंगे कि तुम झाड़ू लगाकर देखो, इस बात की जांच करो कि क्या ऐसा किए हो तो क्या गरीब हो जाते हो। तो हमारा राइट आंसर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उनमें से प्रक्रिया कौशलों का विकास होता है और उन्हें जीवन में मदद करता है, ऐसा विचार निर्भर हैं।
तो खोज उपागम पर हैं, अन्वेषण विधि पर हैं, संप्रदात्मक उपागम पे हैं कि अनुभवात्मक अधिगम पे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी अनुभवात्मक अधिगम पर है, यानी ऑप्शन नंबर 4 है इसका सही है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोत्साहित भी होता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़ियाघर की सैर के दौरान विद्यार्थी खरगोश देख रहे थे और किरण ने अध्यापिका से पूछा कि वो खरगोश कौन सा है जिसने कछुए के साथ दौड़ लगाई थी, वो कछुआ कहाँ है। किरण के प्रश्न पर्यावरण के अध्ययन अधिगम के लिए किन उद्देश्यों को इंगित कर रहा है। तो बच्चों को अन्वेषण गतिविधि से जो है ना, तो बच्चे जितना खोज करेंगे, जितनी एक्टिविटी करेंगे तो वो सीखेंगे, तो हमारा ये सही होगा। बच्चों को सृजनात्मकता का पोषण करना नहीं। उसके बाद परिवेशीय मुद्दे पर जागरूक करने का विकास नहीं। वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील विकसित नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो खरगोश कछुए के जो उसका जो दौड़ लगा था, जो हो लगा था, उसके बारे में वो चर्चा करिए कि कछुआ कहाँ है और खरगोश कहाँ है, यानी वो क्या करिए, वो अन्वेषण करिए, वो खोज करिए। तो इसका राइट आंसर हमारा पहला ही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खमीरीकरण एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। शर्करा को एल्कोहल में बदलने की, खमीर को एल्कोहल में बदलने की, शर्करा को CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की, या खमीर यानी जो ईस्ट है उसको कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की। तो जो इसका राइट आंसर है खमीरीकरण, शर्करा को एल्कोहल में बदलने की, राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। उसके बाद है देखिए, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग डायरेक्शन के थ्रू इसको बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन ऐसा जो भी है तो इसके लिए मैं एक अलग से इसको लिए वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस पर लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो चलिए देखिए, इसमें बस आप लोग को आपका घर X पे स्थित है और बुक शॉप Y पे स्थित है। यद्यपि आपका घर बाजार के ठीक सामने है तो बीच में व्यस्त राजमार्ग जिस पर रोधक लगे हैं कारण आप सीधे नहीं जा सकते, तो पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर एम पे, फिर ठीक पश्चिम में 50 मीटर लंबा जेब्रा क्रॉसिंग पार करते हैं और अंत में ठीक दक्षिण में 150 मीटर की दूरी तय करके वाई पर स्थित बुक शॉप पहुँचते हैं। तो वाई पर बुक शॉप के सापेक्ष एक्स पर आपका घर किधर, यानी यहाँ से वाई के बुक शॉप जो है ना उसके सापेक्ष एक्स पर आपका घर किस दिशा में है। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा उत्तर पूर्व हो जाएगा। स्वच्छ छंद खेल होते हैं जहां बच्चे बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं। स्वच्छ छंद खेल कौन होते हैं, जहां पे बाहरी अथवा भीतरी, हाँ तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ये खेल के नियम का पालन करते हैं। वयस्क को द्वारा सलाह करने की लिंक पर विशेष खेल सकते हैं, नहीं विशेष क्रियाकलाप का नहीं। जहाँ पे देखिए बच्चे जहाँ पे खेल खेल रहे हैं बाहरी या भीतरी, यानी जहाँ पे वो एक्टिविटी कर रहे हैं वो हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि बच्चे करके सीखते जल्दी हैं। लर्निंग बाय डूइंग, हमारा NCF 2005 भी इसी पे बल देता है। बीजों का अंकुरन किस अनुपस्थिति में हो सकता है, सूर्य के प्रकाश में कि वायु में कि नमी में कि मध्यम ताप में। तो जो बीजों का जो अंकुरन है वो सूर्य का प्रकाश के अनुपस्थिति में भी हो सकता है। तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। उसके बाद है कोई व्यक्ति, चलिए तो इसको भी हम स्किप कर देते हैं। उंगली से छू कर एवं महसूस करके पढ़ने की क्रिया का प्रयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो, यानी जो उंगली से छू कर महसूस करके, किसको छू कर महसूस, जो सुन नहीं सकते हैं या बोल नहीं सकते हैं या छू नहीं सकते या देख नहीं सकते। तो जो लोग देख नहीं सकते उसी के नाम छू एवं टच का फील करके, जो मान लीजिए कि जो जिनको जिस छात्रों को दिखाई नहीं दे रहा है, जो छात्र ब्लाइंड छात्रों के लिए छू एवं महसूस करके उसको पढ़ने का क्रियाकलाप किया जाता है। और लुइस ब्रेल ने जो एक ब्रेल लिपि बनाई है तो वो ब्रेल लिपि किस पे है, तो उंगली को छूकर और महसूस करके ही किया जाता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ता है और वायुमंडलीय ताप उच्च होता है, नहीं। बढ़ता है वायुमंडलीय ताप निम्न होता है, नहीं। घटता है और वायुमंडलीय ताप उच्च होता है, नहीं।
क्या होता है, ये जो उसका पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है घटता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 4। इसके बाद 142 क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए, यानी कौन सा ऐसा है जिसमें भारत के जो संघ शासित प्रदेश है उसका जोड़ा है। तो मिजोरम एवं लक्षद्वीप का, झारखंड और छत्तीसगढ़ का, लद्दाख और पुदुचेरी का, जम्मू कश्मीर और नागालैंड का। तो इसका राइट आंसर लद्दाख और पुदुचेरी यानी ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी पोशाक पहनी थी, उसका नाम क्या है। महाराष्ट्र में एक पोशाक है, उसका नाम क्या है। महाराष्ट्र की पोशाक यानी पहनावे से भी क्वेश्चन आता है, तो उसका नाम है नवारी। क्या नाम है उसका, नवारी। ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो पोशाक से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। ये सारे प्रैक्टिस सेशन यानी और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए, और यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता ही है। चलिए, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है। तो देखिए, बाल विवाह निषेध अधिनियम यहाँ से कई बार सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है, और इसके लिए भी हमने एक क्लास आप लोग को अपलोड कर दिए हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। सीटेट साइन अविनाश सर सर्च कीजिए आपको, या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें जो प्ले लिस्ट में जो वीडियो है उसमें जाके खोजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। सारे क्लास वाइज हैं। उसके बाद देखिए कितना होता है, लड़के के लिए 18 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 18 वर्ष, लड़कियों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष। हाँ, तो देखिए बाल विवाह निषेध अधिनियम इस पे है कि जो लड़कों की जो एज है वो 21 वर्ष होना चाहिए, और लड़कियों की एज कितनी होनी चाहिए, तो 18 वर्ष। तो हमारा राइट आंसर 2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। केरल के उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला से प्रचलित हैं, उसे क्या कहते हैं। उसे हम कलेरिपयट्टू कहते हैं, कलेरिपयट्टू यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर। केरल के उच्च